ओके दोस्तों, अब हम लोग स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक, धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो क्या बोला है, जो मेरे पास यहां पर एक बाउल है इस तरीके से, जो वर्टिकल प्लेन में है, जी मेरा इस डायरेक्शन में है। जो बाउल का सरफेस है वो रफ है, मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मेरा म्यू है। तो सवाल यहां पर ये है, जो मेरे पास अगर एक बॉल है, वो बॉल एट मैक्स, बॉल मतलब बहुत छोटा पार्टिकल है, रोटेशनल टेंडेंसी को नेग्लेक्ट करना है, रोटेशनल टेंडेंसी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो सवाल यहां पर ये है, उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हुए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितना हो सकता है वर्टिकल से, जहां पर वो इक्विलिब्रियम में रहे। इसका रोटेशनल टेंडेंसी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करना, यानी बेसिकली कंसीडर इट, ट्रीट इट टू बी अ पॉइंट मास। कोई टॉक वगैरह का फंडा नहीं है। तो हम किस तरीके से करेंगे, सिंपल बात है। इसके ऊपर इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहा है, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन पे mg लग रहा है। अब द प्लेन जो है वो यहां पर एक नॉर्मल लग रहा है, और इसका स्लिपिंग टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है। तो यहां से टेंजेंशियली जो है मेरा एक फ्रिक्शन लग रहा है F। इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली F जो है वो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, दैट्स फॉर श्योर। तो ये मेरे पास यहां पर टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है, दैट आई नो प्रीटी वेल। तो मैंने mg को यहां पर दो कंपोनेंट पे तोड़ लिया, ये वाला एंगल हमारा अल्फा है। तो फॉर इक्विलिब्रियम सिंपल सी बात है, जो हमारा F है वो होना चाहिए mg साइन अल्फा, और जो हमारा n है वो हमारा होना चाहिए mg कॉस अल्फा, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, F जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू इनटू n। F जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू इनटू n। सो mg sin alpha must be less than or equals to mu mg cos alpha। तो हम लिख सकते हैं, जो हमारा tan alpha है that is less than or equals to mu, तो alpha must be less than or equals to tan inverse of mu। alpha will be less than or equals to tan inverse of mu, ठीक है। सो ऐसे ध्यान देना, अल्फा जो है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर कॉस अल्फा होता तो हम उल्टा इनइक्वालिटी बदलता, बट साइन और टेन जो है वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्यूट एंगल्स। तो ऑब्वियसली ये मेरा रिलेशन होगा। तो हम यहां से साफ साफ लिख सकते हैं, जो हमारा अल्फा मैक्स है दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, एंड दैट आई नो दैट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रिपोज। ये जो हमारा अल्फा मैक्स आएगा वही मेरा एंगल ऑफ रिपोज आने वाला है। ओके, तो मेरे ख्याल से काफी आसान क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा, राइट। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m, और उस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो सवाल ये है, अगर अल्फा मेरा वेरिएबल है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स मुझे कितना अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा स्लिपिंग जो है वो हमारा हो सकता है। अच्छा, बिफोर यू प्रोसीड एनी फर्दर, यहां पर मैं एक लॉजिक बताना चाहूंगा, ध्यान दो। इस F को अगर मैं दो कंपोनेंट पे डिवाइड किया, तो ये है मेरा F कॉस अल्फा और ये है मेरा F साइन अल्फा। F साइन अल्फा का डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन पे होने के कारण ये हमारा हमेशा नॉर्मल को काटता है। तो मैं इस बात पे एक चीज पहले लिखना चाह रहा हूं, ध्यान दो। अगर मैं बॉडी को पुल करता हूं इस तरीके से, तो ऑब्वियसली जो ये मेरा फोर्स का कंपोनेंट होगा, वो फोर्स का कंपोनेंट मेरा नॉर्मल को कैंसिल आउट करेगा। इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इन जनरल एक बात कर रहा हूं। वहीं पे अगर मैं सेम फोर्स को अप्लाई करता हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाते हुए, तो यहां पर जो मेरा ये वाला कंपोनेंट होगा, चलो ये तो सेम है, लेकिन एस साइन अल्फा का कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल को सपोर्ट करता,
नॉर्मल को बढ़ाता, तो फ्रिक्शन को भी बढ़ाता, इनफैक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन को डेफिनेटली ये बढ़ाता। सो बिफोर आई से एनीथिंग, इट इज ऑलवेज easier to pull rather than push unless force is applied horizontally। अब फोर्स जो है वो मैं अगर हॉराइजेंटली अप्लाई कर दिया फिर तो बात जो है वो हमारा अलग है, वहां पर तो हमारा एफ साइन अल्फा वाला कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो वहां पर तो पुश और पुल सेम बात है। अदरवाइज अगर मैं एंगल पे कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमें फोर्स जो लगाना चाहिए वो पुलिंग फोर्स ही लगाना चाहिए। यानी यहां पर जो सिनेरियो है वहां पर अल्फा का नेगेटिव वैल्यूज जो है वो हमारा अलाउड नहीं है। एफ मिनिमम तभी आएगा जब हमारा अल्फा पॉजिटिव होगा, यानी हॉराइजेंटल डायरेक्शन पे हमारा हॉराइजेंटल के साथ ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स को लगाना पड़ेगा। तो अनलेस द फोर्स इज हॉराइजेंटल इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल एज कंपेयर टू पुश। ये चीज यहां पर हमें समझ में आ गया है, राइट। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, एंगल अल्फा को मैं जितना बढ़ाऊंगा नॉर्मल को वो उतना ज्यादा कॉम्पेंशिएट करेगा, नॉर्मल को वो उतना ज्यादा कम करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो हॉराइजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कंपोनेंट भी मेरा कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन में एक ट्रेड ऑफ का सवाल जो है वो हमारा पैदा होता है, तो मैक्सिमा मिनिमा का सवाल तो डेफिनेटली पैदा होगा, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी, ये वाली बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो अपवर्ड लग रहा है नॉर्मल एन, यहां से लग रहा है एफ साइन अल्फा ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड लग रहा है एम जी। हॉराइजेंटल जो लग जा रहा है यहां पर लग रहा है एफ कॉस अल्फा। तो यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है एफ। जस्ट मूव कराना है तो एफ का वैल्यू जो है वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, यानी यहां पर जस्ट मूव कराने के लिए दिस मस्ट बी एफ एल, और एफ एल का जो वैल्यू होती है दैट आई नो दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। तो जहां पर फोर्स का वैल्यू मेरा म्यू इनटू एन के इक्वल होगा वहां पर इसका जस्ट स्लाइडिंग टेंडेंसी मेरा क्रिएट होगा, राइट। अच्छा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस एफ साइन अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी। तो मेरे पास एन का जो वैल्यू आएगा, नॉर्मल का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी एम जी माइनस एफ साइन अल्फा, राइट। ये मेरे पास एन का वैल्यू आ गया है। और दूसरा हॉराइजेंटल डायरेक्शन के बारे में अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ जाएगा एफ कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, क्योंकि यहां पे तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। सो हम जो लिख सकते हैं दैट इज एफ कॉस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ इंटू साइन अल्फा। एफ कॉस अल्फा माइनस इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ इंटू साइन अल्फा। तो मेरे पास एफ की जो वैल्यू है वो आ जाएगा म्यू एम जी बाई कॉस अल्फा प्लस म्यू इंटू साइन अल्फा। अब a cos x प्लस b sin x का वैल्यू आई नो, दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसका जो वैल्यू होती है वो म्यू स्क्वायर प्लस 1 से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। तो एफ मिनिमम की जो वैल्यू आएगी
that will be equals to mu mg divided by under root mu square plus 1। अच्छा, ये पूछ सकते हैं जो किस एंगल पे होगा ये बताओ। इसके लिए हमें तो बेसिक डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा। जो हम म्यू ले लेंगे वो ले लेंगे म्यू स्क्वायर अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस थीटा, और 1 जो ले लेंगे वो ले लेंगे अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, समझ में? तो ये वाला क्वांटिटी जो है वो मेरा बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, दैट विल बी अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। तो मैक्सिमाइज करने के लिए, टू मैक्सिमाइज अल्फा प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा, टेन थीटा का वैल्यू जो है वो है मेरा 1 बाई म्यू। जो मेरा टेन थीटा का वैल्यू है दैट इज 1 बाई म्यू, सो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1 बाई म्यू। पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एनीथिंग मेरा क्या होता है? दिस इज cot inverse of 1 by mu, and that is nothing but tan inverse of mu। तो हमें जिस एंगल पे अप्लाई करना पड़ेगा वो हमारा एंगल ऑफ रिपोज पे ही डेफिनेटली अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, हमें इसको एंगल ऑफ रिपोज पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा फोर्स जो है वो हमारा मिनिमाइज हो सकता है। ये वाला चीज को तुम ग्राफिकली ड्रॉ करके भी लैमिस थ्योरम के सहारे सोच सकते हो। मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं, थिंक अबाउट इट। ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ लैमिस थ्योरम से भी तुम ये वाला एंगल का फंडा एंड करस्पॉन्डिंगली वैल्यू जो है वो तुम निकाल सकते हो। थिंक अबाउट इट, इट कैन बी क्वाइट इजीली डन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। एक तरफ जो है वो मेरा स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट के। जो सरफेस का हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल्स टू म्यू जी, मेरा इस डायरेक्शन पे है वर्टिकल। अच्छा, इसको ये वाले ब्लॉक को इस पोजीशन पे रेस्ट पे रखने के लिए मुझे लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, और मैंने ऑब्जर्व किया ये रेस्ट पर रखने के लिए फोर्स का वैल्यू 8 न्यूटन से 18 न्यूटन के बीच में रखना ही पड़ेगा। तो सवाल यहां पर ये है, जो ये इंफॉर्मेशन के सहारे हमें के और म्यू जो है ये दोनों हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा नाउ ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम and we are trying to analyze F min। जो 8 न्यूटन वाला केस है उसके बारे में एनालाइज करने का मैं सोच रहा हूं। अच्छा, अगर मैं फोर्स बिल्कुल नहीं लगाऊंगा तो ब्लॉक रेस्ट पे क्यों रहेगा? क्योंकि स्प्रिंग जो है उसका मेरा एक इनिशियल कंप्रेशन है, तो स्प्रिंग मेरा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है kx0। यहां पर इस डायरेक्शन पे मेरा जो नॉर्मल है वो लग रहा है mg। ये mg है तो मेरा ये भी mg, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पर भी मेरा mg ही होने वाला है। और यहां पर से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F। इसका स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो टुवर्ड्स राइट है। ये मेरा F हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले F की जगह पर जब मैं ये F min डालूंगा तो ये फ्रिक्शन मेरा लिमिटिंग हो जाएगा। जस्ट यहां पर रुका है, जस्ट यहां पे फ्रिक्शन सफिशिएंट हो जाए जो कि इसको रोक पाएगा, तो FL इसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू mg। ठीक है,
एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो के एक्स नॉट प्लस म्यू एम जी दैट सॉरी के एक्स नॉट माइनस म्यू एम जी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ min. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन जिसके बारे में मैं देख सकता हूं. अच्छा, अब मैं अगर f को इससे भी ज्यादा बढ़ाऊंगा तो इन दैट केस क्या होगा, तुरंत मूव कर जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा. यहां पर तो ये हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है, यहां पे हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. तो f ग्रेटर देन f min, फ्रिक्शन विल बी static. Friction will be simply static. Right. So, मतलब जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो मेरा लेस देन FL लगेगा. ठीक है, ऐसे बढ़ाते 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 जब F का वैल्यू, F मेरा जब KX नॉट होगा तो जो मेरा फ्रिक्शन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप को मैनेज कर लेगा. नाउ अगर मैं फोर्स को फर्दर बढ़ाता हूं, यानी F का जो वैल्यू है वो अगर मेरा ग्रेटर देन KX नॉट हुआ तो सिंपल सी बात है, स्लिपिंग टेंडेंसी टू दी लेफ्ट हो जाएगा. अब मेरा स्लिपिंग टेंडेंसी का डायरेक्शन जो है वो हमारा बदल जाएगा और स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट के बदले अब मेरा बन जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट. तो अगर मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट बन जाएगा तो सिंपल सी बात है, अब मैं अगर एनालाइज करना चाहूंगा ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम, we want to analyze F max, तो क्या आएगा? ध्यान देना, यहां पर तो अभी भी KX नॉट ही है और यहां पर F min के बदले यहां पर जो है दैट इज F max. और फ्रिक्शन जो है वो अब मेरा लेफ्ट की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी होगा, उसको रोकेगा. तो फ्रिक्शन मेरा यहां पर लगेगा और यहां पर जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाला है. तो दैट विल बी सिंपली म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी. तो मैं यहां पर सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो के एक्स नॉट प्लस म्यू एम जी that must be equals to F max. So these are the two equations that we have to solve. तो इस pretty simple I think. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2kx naught will be F max plus F min, that will be 26 Newton. सो 10 सेंटीमीटर था तो यानी मेरे पास हो जाएगा 0.1 मीटर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 13, तो K मेरे पास हो जाएगा 130 न्यूटन पर मीटर. और दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इन दैट केस मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 म्यू एम जी will be F max minus F min, that is equals to 10 न्यूटन. सो मेरे पास जो आ जाएगा mg का वैल्यू मेरे पास कितना है, mg तो मेरे पास 10 है, तो म्यू will be simply equals to, that will be equals to 0.15. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया 0.5 और K जो आ गया है दैट इज 130 न्यूटन पर
मीटर। ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, उसका डायरेक्शन बदलेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इसका राइटवर्ड स्लिपिंग को रोकेगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स वो है जहां पे अब उसका लेफ्टवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है। अब अगला इंस्टेंट पे वो स्लिप होगा। 18 से थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो वो मेरा स्लिप करते हुए आगे निकल जाएगा। ओके दोस्तों, मेरा वर्टिकल प्लेन पे एक सरफेस है, उस सरफेस का इक्वेशन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके ऊपर एक रोप रखा हुआ है और वो रोप है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ मास है और मैं जानता हूं द रोप इज इन जस्ट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, देन वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये दिया हुआ है, जो मेरा इसका वर्टिकल हाइट है वो h है और जो मेरा ये वाला लेंथ है वो मेरा l है। बाकी ये वाले जो सरफेस है उस सरफेस का इक्वेशन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, मैं रोप का कोई भी एक बहुत छोटा सा एलिमेंटल टुकड़ा काटता हूं। मैं रोप का कोई भी एक बहुत छोटा सा एलिमेंटल टुकड़ा काटता हूं एंड वी आर टेकिंग द लेंथ टू बी dl। मास पर यूनिट लेंथ को, मास पर यूनिट लेंथ को मैं बोल देता हूं लैम्डा। अच्छा, मान लो हॉराइजेंटल के साथ ये यहां पे जो ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट है, यहां पर इस पॉइंट पे जो ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट है वो हॉराइजेंटल के साथ मेरा थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये जो मेरा एलिमेंटल टुकड़ा कटा है, ये जो मेरा एलिमेंटल टुकड़ा कटा है, ठीक है, ये एलिमेंटल टुकड़े के बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो इसके ऊपर डाउनवर्ड मेरा mg लग रहा है और यहां पर मेरा नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, मैं पूरा स्ट्रिंग का एनालिसिस करूंगा तो टेंशन निकालने में मैं इंटरेस्टेड नहीं, मैं टी को दिखा नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं इसका इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन कहीं पर इस्तेमाल नहीं करूंगा इन द डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो होगा, बाय द वे सॉरी, दिस इज dn and this will be lambda dl into g। ये वाला हॉराइजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहां पर भी ये एंगल थीटा आएगा, तो इसका दो कंपोनेंट होगा लाइक दिस एंड दिस। सो net tangential force ड्यू टू mg कितना होगा? ये इसके ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg इक्वल मिला के जो फोर्स लगा रहा है वो कितना होगा? उसको टेंशन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन जो करेगा वो हेडेक नहीं है, लेकिन नेट टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू mg मेरा कितना लगेगा इसके ऊपर? That will be nothing but a lambda dl g into sin theta। ठीक है, और क्योंकि ये वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है तो जो भी मेरा फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन तो मेरा लिमिटिंग ही लगेगा, यानी यहां पर लगेगा म्यू इंटू dn। So, net tangential force due to friction कितना आएगा? म्यू इंटू लैम्डा dlg cos थीटा। अच्छा, इंडिविजुअल एलिमेंट पे ये दोनों बैलेंस आउट नहीं होगा क्योंकि बाकी तो टेंशन भी है, एक होगा t, एक होगा t प्लस dt, भाड़ में जाए जो भी होगा, दैट आई डोंट नो। बट अगर मैं पूरा रोप को कंसीडर करूं तो यहां पर तो कोई टेंशन नहीं है, लेफ्ट एंड पे भी टेंशन जीरो है, राइट एंड पर भी टेंशन जीरो है, बीच में टेंशन कहीं पर मैक्सिमाइज हुआ है, दैट आई ऑल्सो डोंट केयर, भाड़ में जाए।
बट नेट इक्विलिब्रियम के लिए हम बोल सकते हैं या नहीं, फॉर इक्विलिब्रियम इंटीग्रल लैम्डा डीएल जी इंटू साइन थीटा that must be equals to integral mu। अच्छा, यहां पर बार बार एक चीज ध्यान देना, तो भाई कहीं पर भी हम ये नहीं बोल सकते हैं हमारा जो थीटा है वो हमारा वेरिएबल है, इंडिविजुअल टुकड़े के लिए बैलेंस नहीं होगा, इंडिविजुअल टुकड़े के लिए बैलेंस नहीं होगा। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, लैम्डा लैम्डा गॉन, जी जी गॉन, तो इंटीग्रल डीएल साइन थीटा इन द होल लेंथ विल बी म्यू, म्यू को बाहर कर दो, इंटीग्रल डीएल इंटू कॉस थीटा। अब डीएल लेंथ पे आ जाओ, ये डीएल लेंथ हॉराइजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाता है, ये मेरा डीएल है। तो सिंपली ये वाले इक्वेशन से मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, ध्यान दो, ये है मेरा dx, ये है मेरा dy, तो dl cos थीटा जो होगा दैट विल बी dx एंड dl sin थीटा जो होगा दैट विल बी dy। तो मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा यहां पर इंटीग्रल डीएल साइन थीटा दैट इज इंटीग्रल डीवाई म्यू इंटीग्रल डीएक्स। अब टोटली अगर डीवाई को मैं इंटीग्रेट करूंगा वो तो मेरा एच आएगा, यानी दैट इज नेट वाई डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रल dx इज अ नेट x डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाले एंड से मैं ये वाले एंड पर पहुंच रहा हूं। इंटीग्रल dy विल गिव मी द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड इंटीग्रल dx विल गिव मी द नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, सो h विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू l, तो म्यू विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू h by l, so that is going to be the coefficient of friction। ओके ओके दोस्तों, क्या बोला है, मेरे पास इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन वाले दो इंक्लाइन प्लेन के कलेक्शन है और दो हॉरिजॉन्टल सरफेस भी है, इसके ऊपर एक मैंने रोप ऑफ मास m को रखा हूं, ठीक है। ये वाला इंक्लाइन का एंगल 60 है, ये वाला इंक्लाइन का एंगल 30 है, ठीक है। रोप इज इन जस्ट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, राइट। रोप का मास हमारा यूनिफॉर्म है और टोटल मास रोप m है। ए बी बी सी सी डी और डी ई इन चारों पार्ट का लेंथ जो है वो हमारा इक्वल दिया हुआ है। तो सवाल यहां पर ये है, पहला म्यू का वैल्यू निकालो। ए पॉइंट से अगर डिस्टेंस फ्रॉम द रोप जो है मैं मेजर किया हूं, यानी इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड धीरे 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 यहां तक मैं गया हूं। रोप का टोटल लेंथ को एल मान लो या 4l मान लो, जो भी है भाड़ में जाए, ठीक है। रोप का टोटल लेंथ को मैं 4l मान लेता हूं, ऐसे दिया हुआ नहीं है, लेकिन मास इक्वल है तो ए बी भी एल है, बी सी भी एल है, सी डी भी एल है, डी ई भी एल है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द रोप वर्सेस एक्स का ग्राफ एंड वी हैव टू आल्सो फाइंड द मैक्सिमम टेंशन इन द रोप, वो हमारा कहां पर हो रहा है। अच्छा, मैं पिछले वाला क्वेश्चन से कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूं, ध्यान दो। जो नेट सॉरी, पहले मैं एक चीज तो लिख देता हूं पहले। Mass of the part AB will be equals to the mass of the part BC will be the mass of the part CD, that will be the mass of the part DE, and that will be simply equals to m by 4, ठीक है। So net pulling tangential component of weight कितना आएगा,
वेट के कारण ये गिरना चाह रहा है, तो ये रोप को बेसिकली जो पुलिंग वाला कंपोनेंट है वो तो मेरा जो वेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसके कारण हमारा होने वाला है। ध्यान दो, बीसी और डीई वाले पार्ट के कारण कोई टेंजेंशियल एमजी का कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों सरफेस तो हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसका इंटीग्रल डीवाई एनी हाउ 0 है, तो वो वाला फैक्टर तो हमारा काम ही नहीं करेगा। वो तो हमने पहले देखे थे, इंटीग्रल डीवाई इक्वल्स टू म्यू इंटीग्रल डीएक्स आया था, पीछे वाला क्वेश्चन से मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मेरा dy जो है वो BC और DE पार्ट के लिए 0 है, तो MD का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आएगा। यहां पर जो आएगा दैट विल बी m/4g sin 60 फॉर दिस पार्ट प्लस m/4g into sin 30 and that will be equals to mg/8 into √3 plus 1। ये हमारा नेट पुलिंग फोर्स है। अच्छा, नेट रेजिस्टिंग टेंजेंशियल कंपोनेंट of friction force, ये हमारा कितना आएगा? ये वाले पार्ट के लिए ध्यान दो, ये हमारा जो आएगा जो रेजिस्टिंग फोर्स है दैट विल बी म्यू mg/4 इंटू cos 60, क्योंकि नॉर्मल जो होगा वो mg/4 cos 60 होगा, तो रेजिस्टिंग इतना हो जाएगा प्लस, अच्छा हॉरिजॉन्टल पार्ट रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा और इसमें नॉर्मल जो होगा वो mg/4 होगा, तो यहां पे तो सीधा म्यू mg/4 प्लस ये वाला पार्ट के लिए म्यू mg/4 cos 30 प्लस ये हॉरिजॉन्टल पार्ट के लिए दैट विल बी म्यू mg। तो अगर मैं म्यू mg/4 को कॉमन ले लेता हूं, cos 60 प्लस cos 30 प्लस 1 प्लस 1, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू mg/8 और यहां पर जो आ जाएगा दैट विल बी √3 प्लस 1 प्लस 4 यानी √3 प्लस 5, और ये दोनों फोर्स हमारा इक्वेटेड होना चाहिए, तो mg/8 into √3 plus 1 that will be equals to mu mg/8 √3 plus 5। तो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी √3 plus 1 by √3 plus 5। ये है मेरा म्यू का वैल्यू एंड वी कैन अप्रोक्सीमेट इट, अगर कैलकुलेट कर लो ये लगभग हमारा 0.4 आने वाला है, लगभग इट विल कम आउट टू बी 0.4। अच्छा, अब टेंशन वर्सेस एक्स का ग्राफ जो है वो हमें ड्रॉ करना है। ध्यान देना, यहां पर मेरा x इक्वल्स टू 0 है, दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू 0, और ये वाले पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो भी मेरा 0 होगा, और टोटल लेंथ को मैंने 4L बोला हूं, तो ये है मेरा x इक्वल्स टू 4L। यहां पर भी हमारा टेंशन जो है वो तो हमारा 0 ही होगा। तो हम आगे अभी एनालाइज करना चाह रहे हैं
फॉर पार्ट ए बी, ए बी पार्ट को अगर हम एनालाइज करें देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, अच्छा ए बी पार्ट के लिए देखते हैं, मैं कोई भी अगर एक जनरल डिस्टेंस x पर चला गया, ठीक है, कोई भी अगर एक जनरल डिस्टेंस x पर चला गया तो ये वाले का जो मास है वो है मेरा लैम्डा x, मास पर यूनिट लेंथ, जहां पे लैम्डा का वैल्यू जो है दैट इज m/4l। मैंने x लेंथ के अलोंग ऊपर चला गया, ये मेरा एंड a है। अच्छा, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, ध्यान देना। यहां पर इस डायरेक्शन में जो लग रहा है वो है लैम्डा एक्स जी साइन 60 डिग्री। जो मेरा बैकवर्ड फ्रिक्शन लग रहा है वो मेरा कितना लग रहा है, म्यू लैम्डा एक्स जी कॉस 60। और जो मेरा टेंशन होगा वो एकदम लोअर एंड पर लग रहा है, सॉरी अपर एंड पर लग रहा है, तो यहां पर जो लग रहा है वो लग रहा है टेंशन टी। सो व्हाट आई कैन राइट इज लैम्डा एक्स जी साइन 60 must be equals to t plus mu lambda xg cos 60 डिग्री। तो टेंशन t का जो वैल्यू आएगा एज अ फंक्शन ऑफ x, लैम्डा xg साइन 60 √3/2 माइनस म्यू दैट इज 0.4 cos 60 दैट इज हाफ। तो लैम्डा इज नथिंग बट m/4l इंटू जी, यहां पर 8 कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, √3 यानी 1.7 माइनस 0.4 इंटू एक्स। ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगा t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो 1.3 mgx/8l। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे x बढ़ेगा मेरा टेंशन भी बढ़ेगा, लीनियर वेरिएशन है, हम साफ साफ देख सकते हैं। तो टेंशन एट b जो आएगा दैट विल बी 1.3 mg/8, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, फिर 5 आ जाएगा, तो लगभग तुम 0.17 mg हम ये बोल सकते हैं। टेंशन एट बी जो आएगा वो मेरा 1.7 mg के इक्वल आने वाला है। राइट, अब हम लोग एनालाइज करना चाह रहे हैं फॉर पार्ट बीसी। अच्छा, बीसी वाले पार्ट के लिए अगर हम ध्यान दें, ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा x इक्वल्स टू l। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो मान लो l प्लस एक्स। ठीक है, चलो सॉरी, ये वाला पॉइंट को मान लो x, कुछ भी x है। तो यहां पर जो ये वाले एंड पे टेंशन है वो तो मेरा TB है, और यहां पर है मेरा T, और इसका स्लिपिंग टेंडेंसी इस तरफ है, तो फ्रिक्शन जो है वो मेरा राइट की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी लैम्डा x माइनस l g इंटू म्यू। ठीक है, ये मेरे पास आने वाला है। सो क्या लिख सकता हूं मैं,
टी विल बी टी बी माइनस म्यू m by 4l x माइनस l इंटू जी। ये हमारे पास आने वाला है टेंशन। सो टेंशन एट पॉइंट सी। ध्यान दो ना, यहां पर जैसे जैसे मेरा टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्वियसली सॉरी एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टेंशन डेफिनेटली कम होता जाएगा। तो टीसी का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना आने वाला है उस चीज के ऊपर अगर हम ध्यान दें, ये वाले पॉइंट पे एक्स हमारा 12 होगा, तो टीबी दैट विल बी 0.71 mg। एक्स का वैल्यू 12 पुट करो तो माइनस म्यू mg बाई 2 आ जाएगा मेरे पास। मेरे ख्याल से मैंने सही कैलकुलेशन किया हूं, ठीक है। कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन सही है क्या? ध्यान देता हूं, एक मिनट। म्यू मेरा 0.5 है, 0.4 है, और ये मेरा m बाई 4l है, लैम्डा यहां पर मेरा g है। x का वैल्यू जो है वो मैं 12 पुट करूंगा तो ये तो मेरा कटेगा, ठीक है। सॉरी बाई 4 होगा, बाई 4 होगा, सॉरी 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 सॉरी। तो इसका टीसी का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 0.07 mg। एंड नाउ अब हम लोग ध्यान देंगे फॉर पार्ट सी डी। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये है मेरा स्ट्रिंग, ये वाले पॉइंट का x जो है वो मेरा 12 है, ये वाला पॉइंट पे मेरा x है, नीचे से जो मेरा खींच रहा है वो मेरा खींच रहा है टीसी। इसके अलावा जो mg का कंपोनेंट है वो मेरा लगने वाला है, दैट विल बी लैम्डा x माइनस 12g इंटू साइन 30। पीछे से मेरा फ्रिक्शन लगने वाला है, तो √3/2 इंटू म्यू x माइनस 12 इंटू जी, ये मेरे पास आएगा, सॉरी लैम्डा, और यहां से एक लगेगा टेंशन टी। तो टेंशन टी जो हमारे पास आ जाएगा यहां पर दैट विल बी टीसी। टीसी का वैल्यू कितना है? 0.07 mg प्लस लैम्डा जी बाई 2 x माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू √3, सॉरी माइनस। तो x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन जो है वो मेरा वापस इंक्रीज करने वाला है। तो t एट d अगर मैं निकालना चाहूंगा तो x के जगह पे पुट करूंगा 3l। नाउ लैम्डा इंटू l इज नथिंग बट m बाई 4, तो 0.07 mg प्लस यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा? mg बाई 4, 1 माइनस कितना आएगा? 1.73, ठीक है, डिवाइडेड इंटू 4, तो यहां पर 2 हो जाएगा, और यहां पर 2 हो जाए, कितना आ जा रहा है? 1.73 इंटू 4, तो मेरे पास हो जाएगा 29, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 6, ठीक है, 6.92 एंड 6.692 यानी अप्रोक्सीमेटली 0.7, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो आएगा मेरे पास 0.7, एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, 0.692 भी मैं अगर लेता हूं, ये लगभग लगभग मेरे पास 0.1 mg आ जाएगा,
ट्रस्ट मी, लगभग, ठीक है। एंड लास्ट फॉर पार्ट DE, E पॉइंट पे टेंशन जो है वो तो हमारा वापस जीरो आने वाला है। E पॉइंट पर जो टेंशन आने वाला है वो तो हमारा वापस जीरो आने वाला है। तो DE पार्ट के लिए अगर मैं ध्यान दूं, ये वाले पार्ट पे x जो है वो मेरा 3L है, यहां से लग रहा है मेरा 0.1 mg और यहां से लग रहा है मेरा टेंशन T, और फ्रिक्शन जो लगेगा वो मेरा बैकवर्ड लगने वाला है, लैम्डा x माइनस 3L g इंटू म्यू। सो सिंपली मैं लिख सकता हूं T will be equals to 0.1 mg minus mu lambda g x minus 3L। तो वापस ऑब्वियसली बात है, x बढ़ेगा तो T हमारा कम हो जाएगा और हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। TE will simply come out to be equals to 0. So if I plot the graph, ये T है, ये X है, तो मैं रिलेवेंट पॉइंट्स पहले बना लेता हूं। सबसे बड़ा जो है वो है मेरा 0.17 mg। फिर अगला एक वैल्यू दिख रहा है मुझे 0.1 mg। फिर अगला एक वैल्यू दिख रहा है मुझे 0.07 mg। एंड x का रिलेवेंट वैल्यूज ये है x इक्वल्स टू L, दैट इज B। ये वाला पॉइंट तो A है। x इक्वल्स टू 2L, दैट इज C। x इक्वल्स टू 3L, दैट इज D। एंड यहां पर है x इक्वल्स टू 4L, दैट इज E। सो सब जगह पे लीनियर ग्राफ है। तो पहले वाले पार्ट के लिए अगर हम ध्यान दें, तो A तक तो हमारा ये लीनियरली इंक्रीज करेगा टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.17 mg। एंड देन वहां पर अगर मैं BC वाले पार्ट पे देखूं, वो लीनियरली डिक्रीज करेगा और 0.07 mg पर आ जाएगा। Then up to D again it's increasing. Up to D it is again now increasing up to 0.1 mg, linearly increasing. And D to E it is again decreasing. E point का टेंशन वापस हमारा जीरो होने वाला है। They're all the parts of all linear parts, and then simple सी बात है जो हमारा इस ग्राफ से मालूम पड़ रहा है, T max will be 0.17 mg occurs at B। ग्राफ प्लॉट करते ही मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू हमने देख चुके हैं, वो है मेरा 0.17 mg दैट ऑकर्स एट B। ये जो क्वेश्चन था वो पिछले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन वाला क्वेश्चन था, समझ में आ जाना चाहिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम फंडा है। मेरा एक सिलेंडर के ऊपर एक रोप इस तरीके से रखा हुआ है। क्वार्टर जो सिलेंडर है उसको वो कवर कर रहा है। रोप का लेंथ है πr/2 और मास जो है वो मेरा m है। इट इज जस्ट इन द वर्ड्स ऑफ स्लाइडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा म्यू है। तो सवाल यहां पर ये है, जो ये वाला अगर मैं थीटा में लिया हूं तो हमें टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें निकालना पड़ेगा, एंड हेंस फाइंड द मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक बार निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? देखो, जो हमारा नेट वाई डिस्प्लेसमेंट है वो है मेरा R, और जो मेरा नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो है मेरा R। तो हम जानते हैं
फॉर इक्विलिब्रियम इंटीग्रल dy mu integral dx. That is what we have obtained. So r will be equals to mu r, यानी coefficient of friction mu जो है वो हमारा 1 है. बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस है, बट है जो हमारा coefficient of friction है, that coefficient of friction equals to 1. ठीक है. अगर मैं दोनों एंड पॉइंट को ए और बी लिखता हूं, टेंशन एट ए दैट विल बी टेंशन एट बी दैट इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं कोई भी अगर एक छोटा टुकड़ा को एनालाइज करूं, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा, मैंने एक डी थीटा का टुकड़ा काटा हूं. सो दिस टुकड़ा का जो मास होगा दैट विल बी लैम्डा आर डी थीटा. इसके ऊपर जो एक फोर्स लग रहा है वो तो मेरा mg लग ही रहा है, तो लैम्डा dl इंटू जी. इसका दो कंपोनेंट है, ठीक है. अच्छा ध्यान देना, यहां पर थीटा जो है वो हमारा वर्टिकल से मेजर्ड है, तो ये वाला एंगल जो है वो मेरा थीटा है. ठीक है, यहां पर जो मेरा थीटा है वो कहां से मेजर्ड है, ध्यान देना. ये वाले जो अगर मैं डी थीटा का टुकड़ा काटा हूं तो ये है मेरा वर्टिकल, तो वर्टिकल के एंगल से थीटा मेरा इस तरीके से मेजर्ड है, तो ये वाला एंगल जो आएगा रेडियस वाला, ये तो हमारा रेडियस वेक्टर होगा, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू थीटा. राइट. अच्छा, तो यहां पर जो हमारा फोर्सेस लगेगा, एक तो हमारा नॉर्मल लगेगा dn, और उस कारण पे इसका फ्रिक्शन लगेगा. अच्छा, हर इंडिविजुअल पॉइंट स्लिपिंग टेंडेंसी पर है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर ये हमारा हो जाएगा म्यू dn, और ये जो होगा वो होगा लैम्डा dlg इंटू साइन थीटा, लैम्डा dlg इंटू साइन थीटा. और टेंशन के लिए अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट का टेंशन को मैं t मान लेता हूं, ऐसे t प्लस dt, ये वाला पॉइंट का टेंशन को मैं t मान लेता हूं. सो इसका नेट इस डायरेक्शन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हुए t प्लस dt माइनस लैम्डा dlg साइन थीटा, ठीक है, सॉरी, प्लस दैट विल बी इक्वल्स टू t प्लस लैम्डा dlg इंटू कॉस थीटा. ये हमारे पास आएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली dt will be equals to lambda g, म्यू का वैल्यू तो 1 है मेरा, ठीक है ना, म्यू का वैल्यू मेरा 1 है, तो इसलिए मैंने म्यू इंटू dn की जगह पे सीधा ये लिख दिया. सो लैम्डा इंटू दिस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू dl दैट इज r t थीटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल dt बाई डी थीटा जो मेरे पास आएगा कॉस थीटा माइनस, ठीक है. अच्छा, फॉर t मैक्सिमम, फॉर द टेंशन टू बी मैक्सिमम, हम क्या लिख सकते हैं, dt by d theta must be equals to 0, और वो होने का मतलब एक ही है, cos थीटा must be equals to sin थीटा, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री.
तो मैक्सिमम टेंशन कहां पर होगा वो तो मैंने निकाल दिया हूं, वो हमारा होने वाला है 45 डिग्री में। और अब तो बस सिर्फ इंटीग्रेशन करने की देर है। चलो एक काम करते हैं, तो dt क्या आ जाएगा मेरे पास, सो dt विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। अच्छा, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, m डिवाइडेड बाई पाई आर बाई 2 इंटू आर इंटू जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा इक्वल टू 0 पर टेंशन 0 था, सो टी जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 2mg बाई पाई इंटीग्रल cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का होगा माइनस cos थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा 2mg बाई पाई cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ टेंशन T इज इक्वल्स टू 2mg बाई पाई cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ध्यान देना, ये वाला चीज का जो मैक्सिमम होता है वो होगा मेरा √2 और ये होगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 2mg बाई पाई इंटू √2 माइनस 1। So that will be the maximum value of tension. And after that, if I plot the graph, T versus theta, theta equals to 0 पर 0 है, पाई बाई 2 पुट करो तब भी 0 आएगा, cos पाई बाई 2 हमारा जो है वो हमारा 0 आ जाने वाला है, एंड साइन पाई बाई 2 1 आने वाला है। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये बेसिकली तो हमारा शिफ्टेड साइन ग्राफ ही है। इसमें 1√2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 45 में लिख सकता हूं। तो यहां पर टेंशन हमारा मैक्सिमम है जब थीटा हमारा 45 डिग्री है, और मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू भी हमारे पास आ गया है, दैट विल बी 2mg बाई पाई √2 माइनस 1। ओके, यहां पर थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। मैं उसी क्वेश्चन से बिल्डअप करते जा रहा हूं। लेट्स सी, एक लास्ट क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन का रोप को अगर मैं ऐसे रखने के बदले ऐसे रखता हूं, यानी दोनों तरफ 45 डिग्री करता हूं, तो यहां पर हमारा रोप का मैक्सिमम टेंशन कितना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, इस तरफ का और इस तरफ का दोनों पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, देयर इज नो स्लिपिंग टेंडेंसी। यहां पर कोई रोप का कोई स्लिपिंग टेंडेंसी है ही नहीं किसी भी तरफ। भाई रोप तो अपने हिसाब से पड़ा हुआ है, तो उसका स्लिपिंग टेंडेंसी क्यों होगा। तो रोप का अगर कोई भी टाइप का स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स will not come into play। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तो हमारा किसी भी हालात पे गेम पर आएगा ही नहीं। सो ध्यान देना, अगर मैं दोनों में से कोई भी एक पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर जो टेंशन होगा
धागे पे। यही टेंशन तो mg वाला जो कंपोनेंट है उस mg वाले कंपोनेंट को काउंटर बैलेंस करने वाला है। ट्राई टू रियलाइज मैं क्या बोल रहा हूं। T will counterbalance tangential component of mg। और ऑब्वियस सी बात है T हमारा मैक्सिमम होगा मिड पॉइंट पर, क्योंकि यहीं पर तो मैक्सिमम टेंजेंशियल कंपोनेंट कोई एक तरफ लगने वाला है, तो आगे तो हम ध्यान ही नहीं देंगे। हियर विल बी द टी मैक्स। और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए इसका नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हम लेने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे पास टी मैक्स का वैल्यू, वो हम सिंपली निकाल सकते हैं। जो टी मैक्स आएगा that will be simply equals to lambda, यहां पर कहा गया, हाँ, lambda g dl into sin थीटा। इसका इंटीग्रेशन थीटा 0 to 45 डिग्री। ठीक है, and that will be simply equals to lambda gr। lambda कितना है, m pi r by 2 r g integral sin theta d theta from 0 to 45 डिग्री। तो मेरे पास आ जाएगा that will be 2mg by pi माइनस cos थीटा आएगा, तो that will be simply equals to 1 minus 1 by root 2। So that will give me the maximum value of tension at that particular point। और मैक्सिमम टेंशन जो होगा वो डेफिनेटली हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही होने वाला है। कोई स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन यहां पर गेन पे ही नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो mg का हॉराइजन टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको ऐड करके टेंशन के साथ इक्वेट करूंगा। आई एम ड्रॉइंग द हाफ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ओके दोस्तों, तो मैंने टी मैक्स तो निकाल दिया हूं। दिस एनालिसिस is completely wrong। मैं जानबूझ के यहां पर ये गलती कमिट किया हूं दोस्तों, क्योंकि बात को समझो, एग्जाम में भी हम अक्सर ये गलती कमिट कर सकते हैं। यहां पर जो मेरा टेंशन का एनालिसिस है वो पूरी एनालिसिस कंप्लीटली गलत है। क्या गलती है समझो। अच्छा, यहां पर एक मैक्सिमम टेंशन मैंने निकाल दिया हूं, तो सवाल यहां पर यह है, जो मैं अगर धागे को यहां से रोप को कट करता हूं तो क्या ये रोप स्लाइड करेगा या नहीं थोड़ा सा भी? तो जवाब है ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि पिछले वाले कंडीशन पे 90 डिग्री जब एक तरफ था तब जस्ट स्लाइडिंग टेंडेंसी था। ये वाला रोप तो हमारा स्लाइड नहीं कर सकता है। तो यहां पर जो भी हमने एनालिसिस किए हैं वो पूरी तरीके से गलत एनालिसिस है। बी एक्सट्रीमली कॉशियस। ये ऑप्शन ए हमारा होने वाला है इन द एग्जाम। तो गलती क्या है इस एनालिसिस पे? तो ये बात सही है, जो देयर इज नो स्लिपिंग टेंडेंसी, बट ये ट्रू है एज अ होल। जब मैं पूरे को एक देख रहा हूं तो इन दैट केस कोई स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है। बट जो हमारा इंडिविजुअल
एलिमेंट्स है, they do have slipping tendency. जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उन पे स्लिपिंग टेंडेंसी तो डेफिनेटली है ही है, हम उस बात पे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम ध्यान दें यहां पर कोई भी एक का इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर मैं काटता हूं, ठीक है, और मान लो ये इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो हमारा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इसके ऊपर ये वाले डायरेक्शन पे जो लगेगा दैट विल बी DMG साइन थीटा। ये हमने पहले भी देखे थे यहां पर। और यहां पर इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा और यहां का जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा that will be less than or equals to mu dm g cos theta। म्यू का वैल्यू तो 1 है, तो हम लिख सकते हैं DMG इंटू cos theta। तो कोई भी एलिमेंट के ऊपर जो फ्रिक्शन हमारा लग सकता है वो ध्यान देना हमारा DMG इंटू कॉस थीटा है, जो लग सकता है एट मैक्स। जो थीटा है दैट लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0 डिग्री टू 45 डिग्री। सो sin theta will be less than or equals to cos theta। So the funda is जो हमारा tangential force of weight cannot overcome static friction। दोस्तों वहां पर ध्यान देना, जो मेरा 45 डिग्री तक का पार्ट होगा वो तो अपने वजन के कारण टिका रहेगा, लेकिन 45 डिग्री के बाद वाले पार्ट जो है वहां पर एक नेट टेंजेंशियल फोर्स है, तो वही वाला 45 डिग्री का पार्ट जो है उसको अपनी तरफ उसको खींचने का कोशिश करेगा। बट यहां पर तो 45 डिग्री के बाद वाला पार्ट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो टेंजेंशियल फोर्स ऑफ वेट कैन नॉट ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें यहां पर अगर हमारा T बोलता हूं, यहां पर अगर मैं T प्लस dt बोलता हूं तो सिंपल सी बात है dt मेरा 0 आएगा और F जो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स dF बोल देता हूं मैं, दैट विल बी सिंपली dm इंटू g साइन थीटा। सो पहले अपना स्टैटिक फ्रिक्शन की जो औकात है वो पूरी तरीके से अप्लाई होगा, उसके बाद कोई रेसिडुअल फोर्स बचता है वो टेंशन को हमें मैनेज करना पड़ेगा। dt हमारा 0 है, इस पॉइंट पर टेंशन तो हमारा 0 है, तो t जो आएगा वो तो हमेशा ही हमारा 0 होगा। इस पॉइंट पे टेंशन 0 है तो dt बाई डी थीटा भी 0 है, यानी टेंशन हमारा कांस्टेंट है,
तो सिंपल सी बात है, जो T in the rope is equals to 0 at all points. तो कभी भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो तो वहां पर पहले फ्रिक्शन अपनी औकात पूरा दिखाएगा, और फ्रिक्शन अपनी औकात पूरा दिखाने के बाद जो रेसिडुअल चीज है वहां पर टेंशन विल कम इन टू प्ले, क्योंकि टेंशन अपने आप अगर कोई टेंडेंसी है ही नहीं, कोई पार्टिकल अगर फट के बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा है, तो टेंशन की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे ही पार्टिकल सरफेस के साथ कांटेक्ट पे आएगा तो तुरंत जो होगा, ड्यू टू इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट देयर विल कम अ स्लाइडिंग टेंडेंसी, जिस कारण पे फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है तो इन दैट केस टेंशन हमारा गेम पे आएगा, अदरवाइज टेंशन हमारा गेम पर ही नहीं आएगा। तो हमारा जो यहां पर क्वेश्चन है, T max will be simply equals to 0, and that is not equals to 2 mg by pi 1 minus 1 by root 2. It's a very, very important question that we have to understand. पहले मैंने जानबूझ के पूरा गलत सॉल्व किया हूं, जो कि अक्सर जो मिसकॉन्सेप्शन दिमाग पे पैदा होता है वो हमारा क्लैरिफाइड हो जाए। बाकी ये वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, पूरा स्ट्रिंग में ही हमारा टेंशन 0 होगा, किसी भी पॉइंट पे टेंशन आने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। 45 डिग्री को पार करोगे तब टेंशन आएगा, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स बचेंगे जिनमें टेंशन हमारा सफिशिएंट नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा सफिशिएंट नहीं होगा उसका इंडिविजुअल लेवल पे रोकने के लिए। बट 30 डिग्री से कम में मैं कहीं पर भी करता, इसका आंसर हमेशा 45 डिग्री से कम में कहीं पर भी करता, मान लो 30 डिग्री दिया होता तो भी 0 आता। हाँ, लेकिन 60 डिग्री दिया हुआ होगा तब इन दैट केस हमारा 0 नहीं आने वाला है। बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग दैट। ये हमें सबसे पहले समझ में आना जरूरी है। ओके।